फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ नेक्स्ट लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज का, सीक्वेंस चैप्टर का, जिसमें आज हम करेंगे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम एंड कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। दो थ्योरम्स मैं आपको आज करवाऊंगा। तो देखिए, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना जरूरी है, तो मैं वो आपको बता रहा हूं कि मोनोटोनिक सीक्वेंसेस किसको बोलते हैं। तो देखिए, हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंसेस जो इन चारों टाइप में से एक टाइप की कोई भी हो, यानी कि या वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, तो उसे हम बोलते हैं, ये चारों टाइप में से कोई भी एक टाइप हो तो हम कहते हैं हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस है। अब देखिए, एन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब कहलाएगी, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हर बाद वाली टर्म, देखिए n+1 का मतलब n+1th टर्म और n का मतलब nth टर्म, तो n+1th टर्म nth टर्म के बाद ही आएगी, ऑटोमेटिक सी बात है। तो यानी कि हर बाद वाली टर्म अगर पहले वाली टर्म से क्या हो, या तो बड़ी हो, देखिए ग्रेटर का साइन होता है, और या इक्वल हो, या तो बड़ी हो या इक्वल हो, तो हम ये कहेंगे, यानी या तो टर्म्स बढ़ रही हो, ये मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड जैसे कि देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है 1 1 2 2 3 2 2 2 फिर 3 3 3 को 4 बार लिख दूंगा, फिर 4 4 को 5 बार लिख दूंगा। इस तरीके से मैं एक सीक्वेंस बनाई है मैंने इस टाइप की। तो ये देखिए, इसमें जो हर बाद वाली टर्म है वो पहले वाली टर्म से क्या है, देखिए ये वाली टर्म इससे पहले वाली टर्म के क्या है, इक्वल है। ये वाली टर्म इससे क्या है, बड़ी है। ये वाली टर्म इससे क्या है, इक्वल है। ये वाली टर्म इससे पहले वाली टर्म से क्या है, इक्वल है। ये वाली टर्म इससे क्या है, बड़ी है। ये वाली टर्म इससे क्या है, इक्वल है। यानी हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से या तो बड़ी है या इक्वल है, तब हम कहेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो ऐसे ही होती है, स्ट्रिक्टली वर्ड लग जाता है। देखिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो सेम है वर्ड इसमें, थर्ड वाली देखिए, और स्ट्रिक्टली वर्ड लग गया, यानी कि जिसमें सिर्फ बड़ी बड़ी हो सकती है। यानी जब सीक्वेंस का जो हमारी टर्म्स है उनका मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाएगा, इक्वल भी नहीं होगा। तो देखिए, जैसे ये n है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, यानी टर्म्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होता जा रहा है, टर्म्स बढ़ती जा रही है मैग्नीट्यूड में। तो यानी कि तो जब हमारी टर्म्स, हर टर्म बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से बड़ी हो हर केस में, हर एंड में कोई, यानी मैं कोई भी दो टर्म ले लूं, देखिए ये दो मैंने ले ली, तो बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से क्या होनी चाहिए, बड़ी हो। तो जहां भी ऐसा, जिस सीक्वेंस में ऐसी प्रॉपर्टी होगी टर्म्स में, तो उसे हम कहेंगे वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली का मतलब इंक्रीज ही करेगी, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। अब देखिए, इसी तरीके से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का क्या है, जिसमें हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से क्या होगी, छोटी होगी या बराबर होगी। यानी कि हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी या बराबर रहेगी। जैसे ये देखिए, 1 1 के इक्वल है, 1/2 1 से छोटा है, ये 1/2 1/2 के इक्वल है, फिर 1/3 1/2 से छोटा है। यानी हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से क्या है, या तो छोटी हो रही है या फिर उसके इक्वल रहती है। तो जहां ऐसा होगा उसे हम कहेंगे वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और स्ट्रिक्टली में क्या होगा, उसमें कम ही होना पड़ेगा, इक्वल नहीं रह सकती। जैसे ये है हमारी 1 1/2 1/3 1/4, तो आप देखेंगे यहाँ टर्म्स, हर जो कोई भी दो टर्म ले लूं, तो देखिए बाद वाली टर्म 1/4 1/3 से क्या है, अपने से पहले वाली टर्म से छोटी है। इसी तरीके से मैं अगर दूसरी और थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म लेता हूं, तो थर्ड टर्म जो है 1/3, वो सेकंड टर्म 1/2 से क्या है, छोटी है। यानी कि जब टर्म्स घट रही हो, उनका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा हो, तो उसे कहते हैं वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इन चारों में से हमारे पास कोई भी सीक्वेंस हो, चारों में से कोई भी एक, उसको हम बोल देते हैं जनरल कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हालांकि हम सिर्फ इन दो वर्ड का ही यूज करेंगे, स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का। तो अब देखिए, हम करते हैं हमारी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के दो पार्ट हैं हमारे। तो देखिए, ये दोनों पार्ट मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर।
पहला पार्ट है एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस an विच इज बाउंडेड अबव कन्वर्जेस टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड। यानी कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है an, ये देखिए, ये मान लो इसकी फर्स्ट टर्म है, ये नंबर लाइन ही समझिए आप, और इधर हम जा रहे हैं। देखिए तो मोनोटोनिक लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट में नंबर बढ़ते हैं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो यानी बढ़ रहे हैं ना। तो यानी कि एक टर्म हमारी a1 है, एक टर्म मेरी a2 है, एक टर्म मेरी a3 है, फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं मेरी क्या आएगी, nth टर्म आएगी, और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमें बहुत सारे बाउंड मिल रहे हैं, और हमें इस सीक्वेंस के बहुत सारे बाउंड मिल रहे हैं। ये मान लीजिए ये सारे इसको हमें क्या मिल रहे हैं, बाउंड मिल रहे हैं इस सीक्वेंस को। तो उसने कहा है ना, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी कि हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से क्या है, या तो बड़ी है या बराबर है। तो देखिए a2 बड़ा है a1 से, a3 a2 से बड़ा है, इस तरीके से ये बढ़ती हुई है। यानी कहने का मीन्स ये है हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से बड़ी या इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखिए उसने कहा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंसली, और क्या है, बाउंडेड अबव है, यानी उसे बाउंड मिल रहा है। जब उसे बाउंड मिलेगा तो मैंने आपको बताया था एक नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेंगे, तो ये इसको बाउंड मिल रहे हैं। और जब बाउंड मिलेंगे तो एक उनमें सबसे छोटा भी होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा लिस्ट अपर बाउंड है। तो ये क्या है, हमारा लिस्ट अपर बाउंड है, जिसे आप सुप्रीमम बोलते हैं। और ये मैंने कह दिया ये क्या है, हमारा u है, यानी कि इस सीक्वेंस का लिस्ट अपर बाउंड क्या है, u है। तो अब अगर इस सीक्वेंस का लिस्ट अपर बाउंड u है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये u को ही कन्वर्ज करेगी। यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये कहां कन्वर्ज करेगी, u को कन्वर्ज करेगी। ये हमें प्रूव करना है। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि an माइनस u का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 an माइनस u का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m प्रूव कर दूं मैं। इट मींस ये प्रूव हो जाएगा कि an कन्वर्ज करता है u को, यानी सीक्वेंस an कन्वर्ज करती है u को। ये प्रूव करने का मतलब क्या प्रूव करूंगा कि ये क्वांटिटी इसके बीच में लाई करती है, और इसको प्रूव करने का क्या मतलब है, an जो लाई करता है u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करता है। ये हमें प्रूव करना है। मैं यानी कि ये प्रूव करूंगा, ये प्रूव होने का मतलब ये प्रूव हो गया, और ये प्रूव होने का मतलब ये प्रूव हो गया, और ये प्रूव होने का मतलब क्या प्रूव हो गया कि हमारी जो सीक्वेंस an है वो किसको कन्वर्ज करती है, u को कन्वर्ज करती है। तो ये मैंने अभी ये बताया भी हमें प्रूव क्या करना है। तो क्या गिवन है, तो अब देखिए आपको क्या गिवन है, लेट a and b any sequence which is monotonically increasing, यानी जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। यानी इसका मीन्स क्या हुआ कि हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से क्या है, बड़ी है या उसके इक्वल है फॉर ऑल n। इट मीन्स ये हुआ हमारा। तो हमें दिया था कि जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो यहां से ये आया हमारा। दूसरा क्या कहा है कि जो सीक्वेंस an है वो बाउंडेड भी है। आल्सो सीक्वेंस an इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। So by completeness property of reals, it has a least upper bound, say u। यानी कि अगर हमारी सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, सीक्वेंस में भी तो रियल नंबर ही होते हैं, यानी वो एक सेट की तरह भी ट्रीट की जा सकती है। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो हमने की थी फर्स्ट चैप्टर में, उसमें यही कहा था कि जिस भी सीक्वेंस के, जिस भी सेट के पास
अब यहां सीक्वेंस कह लीजिए, सीक्वेंस को एज ए सेट ट्रीट कर लीजिए। तो जिस भी सीक्वेंस के पास अगर जो बाउंड मिलेंगे तो उसके पास लिस्ट अपर बाउंड भी जरूर मिलेगा। और वो क्या मिला है, हमने कहा कि वो हमें यू मिला है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करती है यू को। सीक्वेंस ए एन क्या करती है, कन्वर्ज करती है यू को। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। मैं ये प्रूव करूंगा कि ए एन जो है वो यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और यू प्लस एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। अब देखिए, एज यू इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन, क्योंकि u जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है सीक्वेंस ए एन का, आप मानकर चले हैं। दिस इंप्लाइज, यानी कि u से छोटा कोई भी नंबर ले लूं मैं, छोटे से छोटा नंबर, यानी कि इससे छोटा कोई भी नंबर होगा। मान लो मैंने नंबर ये लिया, ये इसके पास वाला नंबर ये लिया है, ये वाला नंबर मैंने लिया है ये, और ये क्या है, u माइनस एप्सिलॉन है। इससे छोटा तो यही होगा। तो u माइनस एप्सिलॉन, जहां पर एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन। इट मीन्स ये हुआ कि जो u में से मैं कुछ माइनस करूंगा, मैंने क्या कहा, मैंने कोई नंबर क्वांटिटी माइनस की, एप्सिलॉन जो कितनी भी छोटी हो सकती है, तो जो भी नंबर आएगा वो उसका इस सीक्वेंस का अपर बाउंड नहीं रहेगा। क्योंकि जो अपर बाउंड है वो तो सारे के सारे u से बड़े हैं, क्योंकि u उनमें सबसे छोटा है। u लिस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि आप मानकर चल रहे हैं उससे छोटा तो कोई बाउंड है ही नहीं। तो यानी कि u में से जब मैं कुछ माइनस कर दूंगा तो वो अपर बाउंड कैसे रह सकता है। तो हमने यही कहा कि u माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो अपर बाउंड नहीं होगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि हमें एक टर्म मिलेगी यहां पर मुझे एक टर्म मिलेगी, ये टर्म मिली मुझे, इसे मैं कह देता हूं ये क्या मिली मुझे, mth टर्म। तो हम ये कह रहे हैं, तो एक टर्म मिलेगी हमें am, कि am जो होगा वो बड़ा होगा किससे, u माइनस एप्सिलॉन से। तो देखिए यही तो मतलब हुआ कि यानी कि u माइनस एप्सिलॉन है, तो क्योंकि सीक्वेंस तो चल रही है u तक जाएगी, ये हमें प्रूव करना है, यानी इधर चल रही है वो। तो हमने कहा u अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो u माइनस एप्सिलॉन लिस्ट अपर बाउंड ही नहीं है। तो इट मीन्स ये है एक टर्म जरूर आएगी, उसको मैंने कहा वो mth टर्म आई है, और वो इस क्वांटिटी से बड़ी होगी, क्योंकि इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो u से तो छोटी होगी ना, u से तो छोटी है, क्योंकि u लिस्ट अपर बाउंड है। लिस्ट अपर बाउंड का मतलब यही है कि एक नंबर मिल जाना जिससे हम ये कह सके इस सीक्वेंस की हर टर्म उस नंबर से छोटी होगी। अब u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक टर्म तो ऐसी जरूर मिलेगी जो इस u माइनस एप्सिलॉन से क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि u माइनस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड नहीं है। तो यानी कि am, तो एक टर्म मिली मुझे am जो ग्रेटर होगी किससे, u माइनस एप्सिलॉन से, फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलने का मतलब टर्म मिलेगी, तो वो टर्म mth टर्म मिली कि mth टर्म u माइनस एप्सिलॉन से क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए, आल्सो जो an है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, am से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। कि देखिए मैंने कहा कि m के बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं, ये लिखा ना, n जो है वो m है या m से बड़ा नंबर है, तो यानी कि जितनी भी टर्म आएंगी, ये m से बड़ी जितनी भी टर्म आएंगी वो सारी की सारी इस टर्म से क्या होंगी, बड़ी होगी या इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको गिवन है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, हर बाद वाली टर्म जो है वो अपने से पहले वाली टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी या इक्वल होगी। यानी mth टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी, ये लिख दिया हमने कि n टर्म जो आ रही है वो m टर्म के बाद आ रही है, तो जितनी भी टर्म्स आएंगी वो mth टर्म से क्या होंगी, बड़ी होगी, क्योंकि ये बाद में आ रही है। तो यानी an जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है am से। अब देखिए, इसे कहिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसे कहिए आप इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम
1 and 2, ये देखिए आपका क्या आएगा, an किससे ग्रेटर देन है, am से, और am किससे ग्रेटर है, u माइनस एप्सिलॉन से, किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं an ये ले लिया और ये ग्रेटर है किससे, u माइनस एप्सिलॉन से, और u माइनस एप्सिलॉन ये लिया, ये साइन लिया हमने, तो जिसकी जरूरत थी वो ले लिया हमने, ये और ये की जरूरत है हमें, तो ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m से क्या आया है, ग्रेटर आया है। तो ये देखिए इतना पार्ट मैंने प्रूव किया कि an जो है वो ग्रेटर है u माइनस एप्सिलॉन से। अब देखिए मैं यहां कर रहा हूं as u is least upper bound of sequence an, this implies u plus epsilon is upper bound of sequence an। क्योंकि देखिए u लिस्ट अपर बाउंड है तो u से बड़ा कोई भी नंबर होगा, u में मैं कुछ ऐड करूंगा, तो मैंने कहा कि मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये वाला, तो ये क्या आ गया, u प्लस एप्सिलॉन आ गया। तो ये जो नंबर है देखिए, ये अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो ये भी तो अपर बाउंड होगा, यानी कि इस सीक्वेंस की अगर हर टर्म u से छोटी है तो वो u प्लस एप्सिलॉन से भी क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि u प्लस एप्सिलॉन तो u से भी बड़ा है। तो अब यहां से क्या मीन्स हुआ, दिस इंप्लाइज an is less than u plus epsilon for all n, यहां पर इतना लिख सकते हैं हम, an is less than u plus epsilon for all n, इतना कहेंगे। अब देखिए इसे कहिए आप इक्वेशन नंबर ए, इसे कहिए इक्वेशन नंबर बी, इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, यहां से देखिए आपका आया है an लेस है किससे, u प्लस एप्सिलॉन से, और यहाँ an ग्रेटर है किससे, u माइनस एप्सिलॉन से, ये देखिए, और किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। यहाँ तो n के लिए है और यहाँ n ग्रेटर देन m के लिए है। तो छोटी कंडीशन हमारी ये हुई, तो हम छोटे वाली जो कॉमन कंडीशन है वो लेंगे। ये तो देखिए हर n के लिए है और ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, तो जो कंडीशन कौन सी लेंगे, जो कॉमन होगी। तो ये जो हर n के लिए, ये तो इसके लिए तो होगी ना, तो यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ कि an जो है वो u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इट मीन्स क्या हुआ हमारा, इट मीन्स ये हुआ, ये देखिए ये प्रूव हो गया आपका। इट मीन्स ये हुआ कि an माइनस u लाई करेगा माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और an माइनस u का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इट मीन्स सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्ज करेगी u को, और u क्या है हमारा, लिस्ट अपर बाउंड है इस सीक्वेंस का, और यही हमें प्रूव करना था। तो बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, तो इस तरीके से हमें ये करनी है। अब देखिए इस थ्योरम का दूसरा पार्ट, कि एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस an विच इज बाउंडेड बिलो, यानी कोई अगर हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, यानी कि हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से क्या हो, छोटी हो, तो वो कहां और बाउंडेड बिलो हो, यानी हमें नीचे से बाउंड मिल रहा है, और नीचे से बाउंड मिल रहे हैं जब, तो इनफाइनाइट मिलेंगे, उनमें एक सबसे बड़ा भी होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो हमारी जो ये सीक्वेंस है, जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, जिसको नीचे से बाउंड मिल रहा है, तो ये कहां कन्वर्ज करेगी, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर कन्वर्ज करेगी। अब कैसे कन्वर्ज करेगी, देखिए इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है। अगर आपने ये कर लिया, आपको एक प्रूफ आ गया, तो ये बिल्कुल ईजी है, मैं इसी में समझा रहा हूं। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे हम, इसका प्रूफ मैं करने लगा हूं। आप क्या लिखेंगे, ए एन बी एनी सीक्वेंस विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की जगह क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। ये आपका आ जाएगा कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। यहां पर क्या आ जाएगा कि इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए एन है, यानी कि हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से क्या है, छोटी है। अब देखिए ए एन क्या है, बाउंडेड अबव की जगह कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। सो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल इट हैज ए, इसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जगह क्या हो, लिस्ट अपर बाउंड की जगह क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और इसको हम नाम दे देते हैं, वो क्या होगा, एल होगा।
तो देखिए मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, सारे के सारा इसी में सिखा रहा हूं कि बस सिर्फ साइन ही बदले हैं हमने। देखिए जहां ग्रेटर देन का साइन है वहां लेस देन का लगा दिया। जहां ये तो स्टेटमेंट में ही दिया है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग लिखना पड़ेगा। ये भी स्टेटमेंट में गिवन है कि वो बाउंडेड बिलो है तो अबव की जगह बिलो लिखना पड़ेगा। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से जो बाउंडेड बिलो होती है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर जाएगी, तो यानी और वो एल हमने मान लिया यू की बजाय। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, ए एन कन्वर्ज करती है किसको, एल। इसकी बजाय हम क्या प्रूव करेंगे कि एल को कन्वर्ज करती है वो। तो आप देखिए कैसे प्रूव करेंगे, एज एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन, इट मीन्स क्या होगा यहां पर कि एल प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो नोट एन लोअर बाउंड, तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा सीक्वेंस ए एन का। जहां पर u माइनस एप्सिलॉन था उसकी बजाय क्या आ जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। ये आपने सोचना अब कैसे आएगा, जैसे मैंने ये समझाया है वैसे आपको सोचना है। अब आप यहां पर लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, वहां पर राइट टू लेफ्ट जाना है, ये ध्यान रखना है। और किस तरीके से प्रूव करना है, जैसे मैंने ये समझाया वैसे ही आप इसको सोचना आपने। आप देखिए अब यहां पर देखिए ये लोअर बाउंड है तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहां पर ए एम मिलेगा वो लेस देन किससे होगा, एल प्लस एप्सिलॉन से, इसकी बजाय ये आ जाएगा। अब यहां पर ए एन जो है वो लेस देन इक्वल टू है किससे, ए एम से, क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से आपके पास आएगा ए एन लेस देन इक्वल टू ए एम और ए एम इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। मीन्स अगर अब यहां से हम सिर्फ ये लेंगे ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो सिर्फ मैंने क्या किया है, जहां जहां u माइनस एप्सिलॉन था उसकी जगह एल प्लस एप्सिलॉन का यूज किया है, और जहां जहां जो साइन थे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो बदल गए, ग्रेटर देन की जगह लेस देन लग गया और लेस देन की जगह ग्रेटर देन लग गया। तो ऑटोमेटिकली आपका प्रूव होता जा रहा है। अब देखिए अब यहां पर एल क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है आपकी सीक्वेंस ए एन का। तो जो एल माइनस एप्सिलॉन होगा वो भी क्या बनेगा, वो भी लोअर बाउंड बनेगा सीक्वेंस ए एन का। मीन्स जो ए एन होगा वो किससे ग्रेटर होगा, एल माइनस एप्सिलॉन से होगा। तो अब इससे और इससे देखिए यहां से आपका क्या आ जाएगा कि ए एन जो है वो लाई करता है एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। इट मीन्स क्या हुआ कि ए एन, अब मैं यहां करने लगा हूं थोड़ा सा पार्ट ये वाला, कि जो ए एन माइनस एल है वो लाई करेगा माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इट मीन्स ए एन कन्वर्जेस टू एल। तो अगर आपने एक प्रूफ कर लिया तो थोड़ा सा चेंज करना है, जहां साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने हैं, जहां लिस्ट अपर बाउंड लिखा है वहां ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखना है, जहां अपर बाउंड लिखा है वहां लोअर बाउंड लिखना है, जहां u माइनस एप्सिलॉन लिया है वहां l प्लस एप्सिलॉन लेना है, और जहां u प्लस एप्सिलॉन लिया है वहां l माइनस एप्सिलॉन लेना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी ये दूसरी पार्ट जो है वो थ्योरम का हो जाता है। तो ये दोनों थ्योरम ही मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कहलाती हैं। दो पार्ट है इसके, लेकिन पेपर में ऐसे कोई भी एक पार्ट आता है कि ये प्रूव करो, या कोई भी एक पार्ट आएगा और जो पार्ट आएगा वो आपको प्रूव करना होगा। तो एक पार्ट अगर आपने कर लिया, दूसरा कैसे करना वो मैंने वैसे बता दिया, और समझने के लिए खुद समझना है आपने कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सेम रीजन से अगर आप ऐसे बनाकर समझेंगे, खुद आपने टेक्निक डेवलप करनी है अपने माइंड में कि क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पर, तो वो आप कर पाएंगे। तो ये हमारी थी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के दोनों पार्ट मैंने आपको ये करवाए। देखिए नेक्स्ट अब हम करने लगे हैं नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी और कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम भी जिसे हम कहते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले ये करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेस्टेड सीक्वेंस क्या होती है। नेस्टेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं, देखिए सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल को हम शो कर देते हैं किससे, IN से।
इसे कहेंगे कि ये नेस्टेड है। आइदर I1 इज कंटेन्ड इन I2, I2 इज कंटेन्ड इन I3 एंड I3 इज कंटेन्ड इन I4 एंड सो ऑन। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, इसका मतलब ये है कि आप इंटरवल्स लेते जा रहे हैं। तो इंटरवल्स अगर हम लेंगे तो देखिए, मैंने एक इंटरवल ली, ये मैंने इंटरवल ली एक, ये ओपन भी ले सकते हैं हम, क्लोज भी ले सकते हैं। तो ये मैंने कोई इंटरवल ली, तो इसे मैंने कहा ये I1 है। तो फिर मैंने दूसरी इंटरवल ली I2, तो ये देखिए, ये मैंने I2 इंटरवल ली, ये वाली इंटरवल जो है मेरी, ये I2 है। फिर मैंने तीसरी इंटरवल ली, ये इंटरवल क्या है? तो देखिए आप, I2 जो इंटरवल है वो I2 इंटरवल है जो I1 से क्या है? बड़ी है। I3 जो है वो I2 से बड़ी है, यानी इंटरवल्स बड़ी होती जा रही है आगे वाली। यानी कि जब इंटरवल्स की सीक्वेंस दी हुई हो और हर बाद वाली इंटरवल पहले वाली इंटरवल से क्या हो? बड़ी हो, तो अब इसे या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। अब छोटी कैसे होगी? उसके लिए ये देखिए, मैंने पहली इंटरवल ये ले ली, ये मान लो मैंने क्लोज्ड वाली ले ली, ये मैंने पहली इंटरवल ली, ये A1 B1 ये पहली इंटरवल ली। दूसरी इंटरवल जो मैंने ली वो ये ली, A2 B2 ली। तीसरी इंटरवल मैंने ली, ये ली A3 B3, ये मैंने इंटरवल ली है। फिर मैंने जो ली लास्ट, ऐसे ही nth इंटरवल जो होगी वो AN BN हो जाएगी हमारी। तो ये हमारी इंटरवल बन गई। देखिए, तो पहले यानी कि हर बाद वाली इंटरवल, यानी कि देखिए ये दूसरी इंटरवल है हमारी I2, ये I2 है। ये हमारी थर्ड इंटरवल है I3, A3 से लेकर B3 तक, और ये कहां से थी? I2 A2 से लेकर B2 तक। और जो ये nth इंटरवल ली है ये वाली, ये हमारी IN इंटरवल है, ये मेरी IN इंटरवल है, AN से लेकर BN तक। तो देखिए, हर बाद वाली इंटरवल यानी कि क्या होती जा रही है? छोटी छोटी होती जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, यानी छोटी होती जा रही है। यानी जब इंटरवल्स दी हुई हो और हर बाद वाली इंटरवल पहले वाली इंटरवल से क्या होती जाए? छोटी होती जाए, यानी हर बाद वाली इंटरवल कंटेन्ड होती जाए अपने से पहले वाली इंटरवल के अंदर, तो तब इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है? हमारी नेस्टेड सीक्वेंस है, नेस्टेड सीक्वेंसेस है। या तो हमारी इंटरवल्स की जो सीक्वेंस बनेगी, या तो वो इंटरवल्स की लेंथ क्या होती रहेगी? बढ़ती चली जाएगी, या वो कम होती चली जाएगी। यानी या तो सुपरसेट्स मिलते रहेंगे हमें इंटरवल्स के, या हमें सबसेट्स मिलते रहेंगे। सुपरसेट्स कैसे मिलेंगे? जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। और सबसेट्स कैसे मिलेंगे? जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते जा रहे हैं। देखिए, ये हम अंदर की तरफ आते जा रहे हैं, तो इस तरीके से हमें मिलेगी। तो इसे हम बोलते हैं, ये सीक्वेंस हमारी कैसी है? नेस्टेड सीक्वेंस है। अब देखिए, अब आ जाइए थ्योरम पर। इसे बोलते हैं, अब जो मैं अब करवाने लगा हूं, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी और कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। तो अब वो यहाँ कह रहा है कि अगर IN सीक्वेंस हो क्लोज्ड इंटरवल्स की, ये ली हुई है मैंने, देखिए ये यहाँ पर देखिए आप, ये वाली सीक्वेंस इसकी बात कर रहा है वो। IN सीक्वेंस ली है मैंने क्लोज इंटरवल की, कि हर बाद वाली इंटरवल पहले वाले का क्या है? सबसेट है। यानी कि बाद वाली इंटरवल पहले से छोटी होती जा रही है, यानी इसकी बात कर रहा है। पहली इंटरवल ये ली, दूसरी ये ली, तीसरी ये ली, फिर nth इंटरवल ये, ऐसे इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो अब उसके बाद भी और भी इंटरवल्स मिलेंगी, वो इस तरफ चलती चली जाएंगी हमारी, इस तरीके से। अब आप देखिए, और उसने कहा है कि पहली तो ये कहा है कि इसमें पहली कंडीशन ये है कि हर बाद वाली इंटरवल पहले वाली का क्या होगी? सबसेट होगी। यानी कि पहली वाली बड़ी होगी, दूसरे वाली उससे छोटी, तीसरे वाली उससे छोटी, चौथे वाली उससे छोटी, या उसके इक्वल भी हो सकती है। इक्वलिटी का भी साइन है। और जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो किसकी तरफ टेंड कर रही है? 0 की तरफ टेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। देखिए, अब पहले वाले की लेंथ इतनी है, A1 B1 की ये लेंथ होती है इसकी। दूसरे वाले की लेंथ A2 B2 की जो लेंथ है वो इतनी है। थर्ड वाले की लेंथ A3 B3 की लेंथ देखिए इतनी है। nth वाले की लेंथ इतनी है। लेंथ क्या होती जा रही है? तो ये लेंथ छोटी छोटी होती जाएगी। यानी कि जब लेंथ छोटी होती जाएगी तो ये कहां जाएगी? यानी कि लास्ट में जाकर ये एक पॉइंट बन जाएगी। पॉइंट बनने का मतलब हमारी लेंथ ही खत्म हो गई। तो लेंथ ही खत्म होने का मतलब वो पॉइंट बन जाएगा। यानी कि वो किसकी तरफ टेंड कर रही है? 0 की तरफ। यानी लेंथ जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस ही होगी।
तो यहाँ पर इस वाले केस में तो इंक्रीज होगी और इस वाले केस में डिक्रीज होगी। हालांकि हमें इस केस का कोई यूज नहीं है, ये कहीं भी यूज नहीं होगा, हमारा इसी का ही यूज होगा। अब आप देखिए, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जितनी भी ये इंटरवल आई हैं और इनफाइनाइट इंटरवल्स आएंगी, ये मैं इन्फिनिटी तक जाऊंगा, तो जो इनकी इंटरसेक्शन होगी वो क्या बनेगा, एक सिंगलटन सेट बनेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही पॉइंट आएगा। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है, इन सब की इंटरसेक्शन क्या होगी, देखिए कम करते हुए जो लास्ट में बचेगा, लास्ट में सिर्फ एक पॉइंट ही बचेगा ये। तो ये जो है देखिए एक पॉइंट बचने का मतलब क्या, एक पॉइंट बचेगा, यानी वो सिंगल नंबर बचा है, यानी कि जो इनकी इंटरसेक्शन में आएगा इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में, यानी एक ऐसा पॉइंट जो सबके अंदर हो, तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन के अंदर। तो अभी देखिए ये वाला जो पॉइंट आएगा इन्फिनिटी पर जाकर, ये सबके अंदर है, ये इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, सभी के अंदर है, जितनी भी इंटरवल्स लूंगा मैं। तो ये हमें प्रूव करना है कि इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एक सिंगलटन सेट होगी। तो देखिए अब हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए अब यहां से आप ये भी बनाएंगे, आपको ये भी बनाना होगा जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले ये बनाएंगे। अब देखिए, आप यहां से देखिए, आपको क्लियर दिखेगा कि जो A1 है वो A2 से बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो चीजें क्या होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। यानी A1 जो है वो बड़ा है A2 से, A2 बड़ा है A3 से, A3 बड़ा है A4 से, और ये AN, और ये किसकी तरफ जाए, ये इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो अब यहां से देखिए आप लिखेंगे IN+1 इज कंटेन्ड इन IN फॉर ऑल n, ये आपको गिवन है। इट मीन्स जो AN+1 से लेके BN+1 तक इंटरवल बनेगी, वो AN BN के अंदर क्या होगी, कंटेन होगी, यानी हर बाद वाली इंटरवल छोटी होगी अपने से पहले वाली से। ये AN BN है तो AN+1 BN+1 ये बनेगा, इससे भी छोटी, यानी कि तो यानी हर बाद वाली इंटरवल अपने से पहले वाले इंटरवल से क्या है, छोटी है। तो देखिए यानी A3 B3 जो है ये A2 B2 बड़ी है, A3 B3 छोटी है, A3 B3 को हम I3 नाम देते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो अब यहां से देखिए, यहां से क्या मतलब हुआ कि A1 जो है वो इस तरीके से होगा, A3 और इस तरीके से, और AN, और ये चलता रहेगा। और ये देखिए यहां तक, यहाँ ये इधर हम चलते जा रहे हैं, तो इधर B1 B2 B3 BN ये सब आते जा रहे हैं हमारे। यहाँ पर हमें एक बाउंड मिलेगा। देखिए ये जितने भी A आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा देखिए आप इस पॉइंट तक ही पहुंच पाएंगे। ये देखिए इस पॉइंट तक ही पहुंच पाएंगे, ये यहां तक ही पहुंचेगा, यानी कहीं भी जाए, चलो नहीं भी पहुंचेंगे, अभी आप छोड़ दो, हमें नहीं पता अभी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वैसे तो यही पहुंचेंगे। तो ये जितने भी ये नंबर हैं ये इंक्रीजिंग मोड में है, यानी बाद वाले का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है या इक्वल है। और ये किससे बाउंड होंगे, देखिए B1 से, तो ये B1 से छोटे ही रहेंगे क्योंकि सबसे बड़ा नंबर, तो यानी B1 है ये रियल लाइन के हिसाब से। तो देखिए ये लेस देन होगा किससे, B1 से। अब देखिए इट मीन्स क्या हुआ, दैट इज sequence AN is a monotonically increasing sequence which is bounded above by B1। इससे बाउंड, इसको बाउंड मिल रहा है, देखिए B1 से छोटी रहेंगी इसकी हर टर्म, तो ये बाउंडेड अबव है B1 से। हम ये नहीं कह रहे ये इसका लिस्ट अपर बाउंड है, कोई भी एक बाउंड है, तो ये B1 इसका क्या है, बाउंड है। तो और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से जो अभी हमने की थी, बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम सीक्वेंस AN कन्वर्जेस टू A, और ये क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस AN, ये अपने लिस्ट अपर बाउंड पर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। वो हमने मान लिया वो क्या है, A है। अब आप देखिए सिमिलरली, अब इधर से देखिए आप, B1 जो है वो बड़ा है B2 से, B2 बड़ा है B3 से। अब इधर देखते जाइए आप, B1 बड़ा है B2 से, B2 बड़ा है B3 से, एंड सो ऑन BN एंड सो ऑन, दिस इज बाउंडेड बाय A। ये देखिए अब ऐसे लिखा है, B1 बड़ा है B2 से, B2 बड़ा है B3 से, यानी कि जैसे जैसे ये जो इधर अगर हम जा रहे हैं, देखिए राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो यानी ये बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और ये
ये इसका क्या रहेगा, बाउंड रहेगा। इसको यानी कि जितनी भी ये बी वाली टर्म्स आएंगी वो तो यहीं तक जाएंगी, क्योंकि बी तो इधर तो ए वाले चल रहे हैं। जहां भी इंटरवल खत्म होगी एक पॉइंट पे खत्म होगी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये जब ये पॉइंट पे खत्म होगी इस वाले पॉइंट पे मिलेंगी ये आपस में जाकर, तो ये जितने भी नंबर है इनको बाउंड ये A1 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम ये कहेंगे तो ये B1 यहाँ इसको क्या लिखेंगे, दैट इज Bn इज अ monotonically decreasing sequence which is bounded below by A1 by मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो सीक्वेंस जो Bn है वो किसको कन्वर्ज करेगी, वो कन्वर्ज करेगी मान लीजिए B को, जो B क्या होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा सीक्वेंस An का, क्योंकि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अभी हमने की थी, वो यही कहती है कोई भी सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और वो बाउंडेड बिलो हो तो वो कहां जाती है, कहां कन्वर्ज करती है, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर कन्वर्ज करती है। तो ये देखिए यहां से हमने ये निकाला कि An जो सीक्वेंस बनी है, यानी कि जो इधर एक लेफ्ट पॉइंट्स को लेकर जो इंटरवल के जो लेफ्ट पॉइंट्स हैं, ये लेफ्ट पॉइंट्स है और ये राइट पॉइंट्स है, इंटरवल्स के जो लेफ्ट पॉइंट से जो सीक्वेंस बन रही है वो कन्वर्ज करेगी A को, और जो राइट पॉइंट से बन रही है वो कन्वर्ज करेगी B को। जहां पर A क्या है वो तो लीस्ट अपर बाउंड है इस सीक्वेंस का, जो An A वाली है सीक्वेंस है, और जो B वाली सीक्वेंस है B क्या है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब आप देखिए ये तो पहली कंडीशन से आया, अब दूसरी कंडीशन से, फ्रॉम सेकंड कंडीशन ये दिया हुआ है आपको, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ in इज इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो इंटरवल की लेंथ होती है वो कैसे निकालते हैं, जैसे A1 B1 इंटरवल है तो इसकी लेंथ क्या होगी B1 माइनस A1, जो A2 इंटरवल होगी उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे B2 माइनस A2। अब nth लेंथ ऑफ In क्या होगी Bn माइनस An, तो ये आएगी आपकी Bn माइनस An इक्वल टू 0। अब B लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Bn कितनी है, यानी Bn किसको कन्वर्ज कर रही है B को, माइनस यहां पर इसका मतलब है An किसको कन्वर्ज कर रही है A को, इक्वल टू 0, यानी B इज इक्वल टू A। कहने का मीन्स ये है कि जो ये सीक्वेंस है ये भी एक नंबर को कन्वर्ट कर रही है, B और A इक्वल है, यानी कि ये एक नंबर को कन्वर्ट इसको कर रही है, इधर से जो आएगा और एक इधर से आएगा, यानी कि B और A इक्वल है। कहने का मीन्स ये है इसकी इंटरसेक्शन के अंदर, ये अभी हमें प्रूव करना है सिंगलटन सेट है, अभी हम ये प्रूव कर रहे हैं ये दोनों की दोनों जो सीक्वेंस है जो इंटरवल के लेफ्ट पॉइंट्स को लेकर बनाई गई है और जो इंटरवल के राइट पॉइंट्स को लेकर बनाई गई है। देखिए लेफ्ट पॉइंट ये है, राइट पॉइंट्स ये है, इनको लेकर जो इंटरवल बनाई गई है वो सेम पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। इतना हमने अभी तक प्रूव किया है। तो देखिए ये A और B आपके इक्वल आए हैं। अब आप देखिए A क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था सीक्वेंस An का, और B क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था An का, और ये दोनों तो सेम ही आई, यानी कि कहने का मीन्स ये है A इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस An एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस Bn, यानी कि ये नंबर आया है आपका A, ये A नंबर आया है, जो कि देखिए इसका तो लिस्ट अपर बाउंड है और इधर वाले सीक्वेंस B का क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इट मींस क्या हुआ कि दिस इंप्लाई जो A है वो An की तो हर टर्म से बड़ा होगा क्योंकि ये इसका लिस्ट अपर बाउंड है, और इसकी हर टर्म से छोटा होगा क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और किसके लिए, हर n के लिए। इट मींस क्या हुआ कि जो यानी कि A जो है वो बिलोंग करेगा हर इंटरवल के अंदर। तो यानी देखिए हमने कहा ना हर n के लिए जो A है वो An Bn के बीच में है, तो यानी A बिलोंग करेगा हर इंटरवल के अंदर। इट मींस इंटरसेक्शन ऑफ In n रनिंग 1 to infinity कंटेन्स A। इतना तो हमने प्रूव कर दिया कि ये A को कंटेन करती है। अब देखिए अब हमें प्रूव करना है, नाउ वी क्लेम दैट
now we claim that intersection of I n running from 1 to infinity contains only a। हमने ये तो प्रूव कर दिया कि इसमें a आएगा, अब हम ये प्रूव करेंगे इसमें सिर्फ a ही आएगा, a के अलावा कुछ और नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ये सिंगलटन सेट है, यानी उसमें सिंगल एलिमेंट ही आएगा। देखिए यहां से तो आपको दिख रहा है आएगा, लेकिन अब हमें प्रूव कैसे करना है मैथमेटिकली वो देखिए। तो हम मान लेते हैं, देखिए लेट a एंड a डैश बी 2 पॉइंट्स सच दैट a dash belongs to in for all n। हमने कहा कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जो यानी कि हर in में आते हैं। तो अब देखिए यानी कि इंटरसेक्शन में आते हैं, कहने का मींस यही हुआ, इंटरसेक्शन में तभी तो आ रहे हैं जब हर एक in में आ रहे हैं। अब यहां से देखिए, और जो अब इनमें से भी कोई ना कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। आल्सो सपोज a डैश छोटा है a से, वो अपनी मर्जी है, किसी को भी छोटा मान लीजिए, किसी को भी बड़ा मान लीजिए, a लेस देन a डैश भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहां से इसे कहिए फ्रॉम इक्वेशन, कहीं हमने नाम दिया है नहीं दिया, तो इसे बंद कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए a डैश लेस देन है a से, और a किसके बीच में लाई करता है, इसके बीच में bn और an के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही लाई करेंगे एक्चुअल में, ये तो क्योंकि a डैश भी हमने कहा है और a भी, दोनों के दोनों हर इंटरवल में लाई करते हैं। तो जैसे a लाई करता है an bn के बीच में, वैसे a डैश भी लाई करता है, और हमने ये कहा है a डैश लेस है a से। अब यहां से ये for all n, अब यहां से क्या होगा, दिस इंप्लाइज, देखिए bn an से बड़ा है और ये a डैश से बड़ा है, तो यहां से आप देखिए a माइनस a डैश का मोड, ये देखिए इतने का जो मोड आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके निकालोगे, वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, जो bn में से an को माइनस कर आएगा। ये तो समझ गए होंगे, क्योंकि ये बड़ी चीज है और ये छोटी चीज है, तो यानी इनका डिफरेंस छोटा आएगा इनके डिफरेंस से, फॉर ऑल n। अब देखिए नाउ एज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn माइनस an इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है, ये जो हमने यूज की थी लेंथ ऑफ in इक्वल टू 0, तो यानी कि bn माइनस an किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इट मीन्स क्या हुआ, यानी कि दैट इज सीक्वेंस bn माइनस an कन्वर्जेस टू 0। इट मीन्स क्या हुआ कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, ए नेचुरल नंबर m such that bn माइनस an माइनस 0 का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m आ जाएगा आपका, ये आया यहां से। अब इट मीन्स क्या हुआ, यहां करने लगा हूं मैं, देखिए आप, इट मीन्स ये देखिए bn माइनस an ये लिखा है हमने, और इसको कन्वर्ट कर रही थी 0 को, इसलिए माइनस 0 लिखा, यानी ये आया आपका कि bn माइनस an मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब मैं एप्सिलॉन ले लेता हूं, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यही वाला पॉइंट ले लेता हूं मैं, a माइनस a डैश, जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो मैंने एप्सिलॉन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज bn माइनस an इज लेस देन a माइनस a डैश का मोड, ये आया है आपका फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो अब यहां से देखिए, यहां तो आपका आया था कि जो a माइनस a डैश है वो छोटा है bn माइनस an से, और यहाँ आ गया bn माइनस an छोटा है a माइनस a डैश के मोड से। यहाँ कह रहे हो एक चीज इससे छोटी है, यहाँ कह रहे हो वही चीज ये चीज इससे छोटी हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, तो यानी ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसे कहिए आप सेकंड, और इसे कहिए आप थर्ड। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड
we have a contradiction. So intersection of the intervals have only a. This implies intersection of in is a singleton set. और यही हमें प्रूव करना था कि ये क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, यानी कि इन सबकी इंटरसेक्शन में, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में इंटरवल्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा और वो क्या आया है, ए आया है। और ए क्या चीज है, जो एन सीक्वेंस बनी है, लेफ्ट पॉइंट्स की जो सीक्वेंस बनी है उनका तो वो लीस्ट अपर बाउंड है, और जो राइट पॉइंट्स की सीक्वेंस बनी है उनका वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और सिर्फ वही पॉइंट इनकी इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये हमारी है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, या कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम भी आप इसे कह सकते हैं।